क्या तुम लोग मुझे देख पा रहे हो? क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? बताओ भाई, क्या मुझे देख पा रहे हो? देख तो नहीं पा रहे होगे। सुन पा रहे हो कि नहीं, कि सुन भी नहीं पा रहे हो? अब बताओ, अब बताओ। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसे हाल चाल है सब लोगों के? हम्म तो बताओ भाई बच्चों, पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? कोई दिक्कत किसी तरह की? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? हम्म गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, भावना बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं सही चल रही है? बाकी दुनिया की सही चल रही है तो तुम्हारी क्यों नहीं सही चल रही है? ऐसा क्या दिक्कत आई है तुम्हें? ऐसी क्या दिक्कत आई है तुम्हें, बताओ। गुड, गुड। हो रही है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। हम्म देखो, आप कभी कभी ट्रैक से फिसलोगे। ऐसा नहीं है कि ट्रैक हमेशा ट्रैक पे रहोगे। कभी कभी ट्रैक से फिसलोगे, बस आपको ये ध्यान रखना है, ट्रैक पे वापस बहुत जल्दी आना है। कभी कभी ऐसा होगा कि लगातार हो सकता है 2-3 दिन पढ़ाई ना हो। मान लो किसी मामले में फंस जाओ, कहीं चले जाओ या बीमार हो जाओ, तो ऐसा आएगा कि 2-3 दिन आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होगी। हो सकता है वो 4 दिन हो सकता है वो 5 दिन हो। मगर इस बात का सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आपको जल्दी से जल्दी ट्रैक पे आना है और फिर से लग जाना है। उस पे मातम नहीं बनाना है, उस पे हल्ला नहीं मचाना है। उसका सलूशन ढूंढ के फिर लग जाना है। सलूशन ढूंढ के फिर लग जाना है। हम्म हाँ, बीच बीच में डिस्टर्ब, अरे यार ये सब कुछ नॉर्मल है, ये आएगा। और तुम्हारी जिंदगी में नहीं, सबकी जिंदगी में आता है कि आप मतलब लगातार एक ही लेवल पे काम नहीं हो पाता है। लगातार एक ही लेवल पे काम नहीं हो पाता है। हम ही लोगों को देखो, तुम हम ही लोगों को देखो। कभी कभी पढ़ाई बहुत सही चल रही होती, कभी कभी देखो 2-4 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। आपको यदि ध्यान हो आपको यदि ध्यान हो तो मेरी लगातार 2 या 3 क्लासें खराब चली गई थी। ध्यान है? एक दिन, जिस दिन स्टूडियो खराब हुआ उस दिन नहीं हो पाई। उसके अगले दिन भी स्टूडियो नहीं बन पाया। और उसके अगले दिन शायद संडे पड़ गया या मैं कहीं चला गया था, तो 3-4 दिन लगातार क्लास खराब हो गई। तो अब मैं उसमें क्या करूं? रो धो? नहीं, मैंने तुरंत प्लान बनाया कि यार 3-4 क्लासें खराब हुई हैं, तो इसका मतलब अब मेरा सिलेबस पीछे हो सकता है। तो या तो मैंने क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, या मैंने एक्स्ट्रा प्लान कर लिया कि हम एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे और इसको कवर कर लेंगे, या मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी। तो बस यही होता है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता है। आपके हाथ में होता है जो सिचुएशन है उसको बेटर करना, उसको और अच्छा अपने लिए बनाना। मान लो अनफॉर्चुनेट 2 दिन तुम नहीं पढ़ पाए, तो धीरे से तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन पढ़ाई बढ़ाओ कि यार ऐसा है, आज तो मैं रिदम बनाऊंगा और कल मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, परसों मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, अगले दिन मैं 2.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। जैसे ये मेरा बैलेंस हो जाए, सर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस में कंफ्यूजन हो रहा है। देखो, एक बच्चे का डाउट है, बता देता हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जहां पर ये फार्मूला वैलिड है वहां पर ये फार्मूला वैलिड, बस तुम इतना ध्यान रखा करो। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये होता है, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी होता है। बस ये कहां लगेंगे? ये हर जगह लगेंगे, चाहे जहां लगा दो। ये हर जगह लगेंगे चाहे जहां लगा दो। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है मिस्टर, बात समझ पाए? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन, यदि कोई क्वेश्चन इससे आसानी से निकल रहा है तो इसको लगा दो, इससे आसानी से निकल रहा है तो इसको लगा दो। तो क्या कोई लिमिटेशन है दोनों फार्मूले में? कोई लिमिटेशन नहीं है। ये हर जगह पे लगेंगे, ये हर जगह पे लगेंगे, इनमें कोई लिमिटेशन नहीं है। नो लिमिटेशन।
बात समझ रहे हो? कोई लिमिटेशन नहीं है, आप हर जगह लगा सकते हो, आप हर जगह लगा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। चलो अब आ जाओ, क्यूएसडी सीट करते हैं, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैंने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिया था, और केमिकल काइनेटिक्स में इतनी बातें पढ़ाई थी लगभग, ये मैंने कल पढ़ाया था सीएसडी। तो चलो इसी पर मैंने क्यूएसडी सीट आपको लिख के दी थी, आओ क्यूएसडी सीट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की क्यूएसडी सीट नंबर 1। अच्छा, कल मैंने लिक्विड सोल्यूशन की सारी सीटें टेलीग्राम पे डाल दी थी, कल मैंने लिक्विड सोल्यूशन की सारी सीटें टेलीग्राम पे डाल दी थी, मिल गई है ना सबको? एक अब मन्नू नाम का बच्चा है, कह रहा सर मैं जो है अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूं, है ना? तो मन पे कंट्रोल रखो, सिंपल सी बात है। डॉक्टर हर बंदा नहीं बन पाता है, वही बन पाता है जिसके मन पे कंट्रोल होता है। अब तुम्हारे मन पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, तो तुम यार क्यों डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो? अपना सब्जी बेचो ना, क्या दिक्कत है? सब्जी बेचना कोई खराब काम है क्या? कोई खराब काम नहीं है। यदि मैं ना पढ़ाई करता तो मैं सब्जी बेचता, उसमें क्या गलत था? भाई यदि आप सपने देख रहे हो तो सपने के बराबर मेहनत करने की, डेडिकेशन बनाने की और दिल में कंट्रोल रखने की क्षमता भी रखो। सिर्फ सपने देख के मत बैठो। तुम्हें बनना है मन्नू डॉक्टर, और तुम्हें अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। लड़की देख के अट्रैक्ट हो जाता हूं, अरे भैया ये तो मतलब ये तो एक नेचुरल बात है। लड़के लड़की देख के अट्रैक्ट होंगे, लड़कियां लड़के देख के अट्रैक्ट होंगे। अब कोई गाय बैल देख के थोड़ी तुम अट्रैक्ट होगे, बताओ भाई। अननेचुरल तो तब होगा तो तुम ये लिख दो कि सर मैं गाय बैल देख के अट्रैक्ट हो जाता हूं, ये अननेचुरल है। मगर सबको अपने ऊपर संयम रखना होता है, सबको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, कंट्रोल रखना होता है। गर्ल्स को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है, बॉयज को भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है कि इस समय हमारा एम ये है, इस समय हमारा एम डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। कंट्रोल करिए अपने ऊपर, अपने मन को समझाइए। मन कभी भी अच्छा काम नहीं करता है, चेक कर लो। कभी भी तुम्हारे मन ने सही काम कहा हो, कभी तुम्हारे मन ने कहा कि 5 बजे उठा करो, कभी तुम्हारे मन ने कहा कि यार मम्मी पापा की हमेशा बात माना करो, कभी तुम्हारे मन ने कहा कि जो सर्वेश सर कहेंगे वो मैं सारी बातें मानूंगा? नहीं, तुम्हारे मन ने कहा अरे यार आधे घंटे और सो लेते हैं। तुम्हारे मन ने कहा अरे यार मम्मी पापा की बातों को लोड नहीं लेते, अवॉइड कर दो। तुम्हारे मन ने कहा अरे सर्वेश सर तो ये डेली बोलते रहते हैं, छोड़ो यार इनको, छोड़ो यार इनको। तो मन पे कंट्रोल करो। चलो, सेलेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन ये आएगी। ऐसी इक्वेशन कहां लिखी है? ये लिखिए। ऐसी इक्वेशन कहां लिखी है? ये लिखिए। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो यही तो आ जाएगा। ये देखो, ऐसी इक्वेशन कहां लिखी है? ये लिखिए। अब पहले ये लिखो या पहले ये लिखो, बात तो एक ही है। इसका मतलब ऑल करेक्ट, इसका मतलब ऑल करेक्ट, है ना? ऑल करेक्ट। अब आओ, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस्ड बाई, कोई रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से एक्सप्रेस्ड है। अब वो कह रहा है कि इनमें से रिएक्शन कौन सी है?
हाँ भाई, क्या मैं दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? देखो बच्चों, कभी कभी कैंपस की पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है, तो जब भी ऐसा कुछ हो तो समझ लेना कि 1-2 मिनट बाद मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि लाइट जाती है, बैकअप ऑन होता है, तो उसके बीच में मतलब 40 से 50 सेकंड का समय लगता है। 40 से 50 सेकंड लाइट आने में लगते हैं और 40 से 50 सेकंड वापस नेट आने में लगते हैं, तो टोटल जो है 2 मिनट के आसपास का समय हो जाता है, 2 से 3 मिनट, 4 मिनट। तो ऐसा कभी भी हो तो आप क्लास से बाहर मत जाओ, ठीक है? वो ऑटोमेटिक क्लास फिर से वापस ऑन हो जाएगी, है ना? क्योंकि लाइट जाती है, बिल्डिंग का बैकअप ऑन होता है, तो उसमें 30-40 सेकंड लगते हैं, फिर नेट को वापस ऑन होने में 1-1.5 मिनट लग जाता है, तो टोटल मिला के वो 3-4 मिनट का काम हो जाता है। तो अभी लाइट गई है, तो एक बार लाइट आएगी भी, और जब लाइट आएगी फिर यही होगा, क्योंकि लाइट आएगी वो बैकअप बंद करेगा, लाइट ऑन करेगा, है ना? तो यदि एक बार और भी ऐसा हो तो परेशान मत होइएगा। चलो अब करते हैं। अब देखो जरा बच्चों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। अब पूछा जा रहा है किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है। तो किस रिएक्शन का रेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये है, ये कैसे जानोगे? क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है कि माइनस किसके आगे आएगा? रिएक्टेंट के आगे। क्या मैंने तुम्हें पढ़ाया है प्लस किसके आगे आएगा? प्रोडक्ट के आगे। तो देखो, इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा है, इसका मतलब बी और सी हमारे रिएक्टेंट है। प्लस किसमें लगा है? प्लस लगा है ए में और डी में, इसका मतलब ए और डी हमारे क्या है? प्रोडक्ट है। ए और डी क्या है? प्रोडक्ट। अब इनके कॉफिशिएंट क्या होंगे? आप कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हो, तो इसका कॉफिशिएंट कितना है? 2, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 3, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 3। ये रिएक्शन आएगी। ऐसा कहां दिया है जरा देखो, ये है। ऐसा कहां दिया है? ये है। बात समझ पाए? समझ पाए ना कैसे किया? यस। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, a plus 3b gives 5c. If rate of disappearance of a is 1.5 into 10 की पावर minus 3 mole liter inverse second inverse, then calculate rate of formation of c. अब देखो, a का रेट दिया है और c का रेट पूछ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको पढ़ाया है कि रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। हमें किसका रेट चाहिए? सी का। तो सी का रेट क्या है? 5। ये देखो, ए के रेट का 5 गुना, तो भाई 5 का मल्टीप्लाई उसमें कर दो। तो जब तुम 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, 75। 75 का मतलब 7.5 इंटू 10 रेस्ट की पावर 3। 7.5 इंटू 10 रेस्ट की पावर 3। अच्छा, साइन कैसा आएगा? ये क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? यस 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 यस। अब इस क्वेश्चन को देखो, 3a इक्वल टू बी आफ्टर 10 सेकेंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 2.8 मोल पर लीटर, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। 10 सेकेंड के बाद पाया गया कि बी का कंसंट्रेशन 2.8 मोल पर लीटर है। तो देखो क्या रहा होगा, गौर से देखो, ये इक्वेशन रही होगी। हाँ, t इक्वल टू 0 पर ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? a नॉट। जब t सेकेंड हो गए, मतलब 10 सेकेंड हो गए, तो 10 सेकेंड में ये कितना डिसोसिएट होगा? a नॉट माइनस एक्स। ये कितना फॉर्म होगा? x। ऐसे ही तो होगा। तो 10 सेकेंड बाद हमारे हिसाब से b कितना फॉर्म हो रहा है? x। इनके हिसाब से 10 सेकेंड बाद b कितना फॉर्म हो रहा है? ये देखो b की वैल्यू है। आफ्टर 10 सेकेंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी फॉर्म 2.8 मोल पर लीटर। तो इसका मतलब x की वैल्यू दी है 2.8 मोल पर लीटर। हाँ, अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो आप बी का रेट निकाल लो। हम ए का रेट कैसे निकालें? हमें ए की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है,
मगर बी की इंफॉर्मेशन दी है तो बी का रेट निकालो। अब बी का रेट कैसे निकलेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, सी फाइनल सी इनिशियल, टी फाइनल टी इनिशियल, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? एक्स और 0, तो 2.8 माइनस 0, और समय कितना लगा? 10 सेकेंड। यहां से यहां तक जाने में समय कितना लगा? 10 सेकेंड। 10 माइनस 0 लिख लो या 10 सेकेंड लिख लो। तो रेट की वैल्यू कितनी आ गई? 0.28 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो हमें बी का रेट मिल गया। बी का रेट क्यों मिला? क्योंकि बी की वैल्यू गिवन थी। आपको कंसंट्रेशन बी का दिया है तो रेट भी बी का निकलेगा, मगर क्वेश्चन में ए का रेट पूछ रहा है। तो ए और बी के रेट में क्या रिलेशन है? रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई 3, रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाई 1। तो रेट ऑफ ए इक्वल टू 3 इंटू रेट ऑफ बी। अब रेट ऑफ बी कितना है? ये। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 30 दूना 90 है ना, 30 या 90, 90 में 6 कम कर दो, ये आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। क्लियर सबको? सर को याद आएगा तो सर फिर कर लेंगे। क्या याद आएगा बेटा? चैट प्राइवेट। अच्छा, चैट प्राइवेट, हाँ चैट अभी सरकारी चल रही है, प्राइवेट करो भैया। नहीं तो अभी जो है ना, अभी वैसे ही अभिमन्यु का जो है ना दिल पे कंट्रोल नहीं था। अभिमन्यु का दिल पे कंट्रोल नहीं था, यहाँ पढ़ाई चल रही है, वो अपना इलू टीलू में लग जाएंगे, वो अपना इलू टीलू में लग जाएंगे, है ना। वैसे भी अभिमन्यु को दिल पे कंट्रोल नहीं है। ये आवारा भंवरे जो है ना, इनसे बड़े परेशान है, इनका किसी चीज पे कंट्रोल ही नहीं है। अरे मक्कार लड़के। आ भाई सर 3 टाइम नहीं होगा सर जी। अरे भैया कौन है ये, एक बार देखने दो। अच्छा बेटा, कब से मार नहीं खाए हो? कब से मार नहीं खाया? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 6 8, सही तो है? इतना ही तो आ रहा है, इतना ही तो आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। मैंने क्या किया, इसमें मैथ लगा दिए। 2a इक्वल टू बी, सेलेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट रिलेशन, सेलेक्ट करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट रिलेशन। अब देखो रेट का रिलेशन इनमें से कौन सा सही है? तो हमारी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी, ये देखो। या तो हम यहां पे ln ले सकते हैं, यदि यहां पे ln ले लोगे तो आंसर ये आएगा। दोनों साइड में ln ले लिया तो आंसर ये आएगा। या फिर हम क्या करें, इसको इधर ले जाएं ऐसे, अब ln ले, तो जब अब ln लोगे तो आंसर ये आएगा। अब देखो ln x डॉट वाई, तो ln mn, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ये देखो। अब देख लो दोनों में आंसर कौन है। या तो उन्होंने यहां पे ln दोनों साइड लिया है, लॉग दोनों साइड लिया है, या उन्होंने यहां पर लॉग दोनों साइड लिया है। तो देखो कब लिया है, इस तरह का तो कोई आंसर है नहीं, गलत। इस तरह का कोई आंसर नहीं है, गलत। ये इज द करेक्ट आंसर, ये गलत है। बात समझ पाए?
हाँ, एक बच्चा कह रहा है अरे यार ये इसकी आवाज है। बात समझ पाए? ये इस तरह का एक क्वेश्चन जेई मेंस में 2019 में आया हुआ है। वो क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये मैंने थोड़ा अलग पूछा है, मगर लगभग ऐसा ही है। 2019 में उसी को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब सब लोग अपने अपने नंबर बताएं, किसके कितने सही। यस, वेरी गुड। 4 4 5 5 4 5 4 5। यस, ये देखो। ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ, अब आपको मैं आज की क्लास कराता हूं। देखो, लास्ट क्लास में ये सारी बातें मैंने बता दी थी, मगर इन पर क्वेश्चन नहीं कराए थे, है ना। क्वेश्चन कराने से पहले ही टाइम हो गया था। तो अब मैं एक बार फिर से तुम्हें ये याद दिलाता हूं और साथ साथ में क्वेश्चन करना सिखाता हूं, ठीक है। अब गौर से मेरी बात देखो, मैंने आपको पढ़ाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया कि यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट के बराबर होगा। फिर मैंने बताया कि यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो इंडिविजुअल रेट ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इंडिविजुअल रेट कम होगा। अब एक खास बात और बताता हूं, देखिए, आपको क्वेश्चन मिनटों में करने का तरीका बताता हूं। आपको क्वेश्चन मिनटों में करने का तरीका बताता हूं। जरा इस रिएक्शन को देखो सब लोग, ये देखिए ऐसे लिखा है, ठीक है। हाँ, यदि मैं आपको बोलूं कि ए का रेट जो है वो ये है 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ए का रेट क्या है 0.5। ए का रेट कितना है बेटा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ बी बताओ, रेट ऑफ बी बताओ। तो अभी तक मैंने आपको कैसे पढ़ाया है, ऐसे पढ़ाया है कि आप क्या करो, उनके रेट अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। अभी तक मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, अभी तक मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है कि रेट अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो। प्रिया कह रही सर क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता रहा हूं, यही है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अभी तक मैंने ऐसे बताया, तो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे निकालते हो। तो बी का रेट कितना आया, ए के रेट का डबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी का रेट ए के रेट का डबल आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो। ए का रेट 0.5 था, बी का रेट क्या आया, डबल आया। हाँ, आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, देखो गौर सुनना। देखिए, आपको पता है कि रेट में क्या दिक्कत है, गौर सुनिएगा मेरा। जो जो रेशियो उनके कॉफिशिएंट में होता है वही रेशियो उनके रेट में होता है। देखो, कॉफिशिएंट क्या हो रहा है, चेक करो, डबल हो रहा है। यहां पे 1 था, यहां पे 2 है। तो जब बी का कॉफिशिएंट डबल है तो देखो रेट भी डबल है। ये देखिए, ए के रेट का डबल है, ए के रेट का डबल है। तो जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन होगा वही उनके रेट के बीच में रिलेशन होगा, वही उनके रेट के बीच में रिलेशन होगा। आप चेक कर लो, आप चेक करो। देखो, ए का कॉफिशिएंट 1 है, बी का कॉफिशिएंट 2 है, तो बी का कॉफिशिएंट क्या है, ए का डबल। तो बी का कॉफिशिएंट डबल है तो बी का रेट भी डबल होगा। और देखो बी का रेट डबल आ रहा है, ए का रेट इतना है, बी का रेट इतना है। और ये काम आप पीछे भी करके आए हो, मगर पीछे मैंने बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। अब जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं है वो चीज मैं कैसे लगा सकता हूं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ए का रेट दिया है,
और सी का पूछ रहा है, तो ए की जगह कितना लिखा है 1 और सी की जगह कितना लिखा है 5, मतलब 5 गुना है। सी क्या है 5 गुना है, तो 5 गुना सी है, तो कंसंट्रेशन भी 5, रेट भी 5 गुना होगा। चेक करो, देखो ए के रेट का 5 गुना आ रहा है, ए के रेट का 5 गुना आ रहा है, इसका रेट 15 है और वो 75 आ रहा है, इसका रेट 15 है वो 75 आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में तो मैं पेन ही नहीं चलाऊंगा। मैंने देखा कॉफिशिएंट 5 गुना हो रहा है तो रेट भी 5 गुना हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहां चेक करो, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। एक बच्चा भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर ये क्वेश्चन बता दो, कंफ्यूजन है। देखो बी का रेट आपको निकल आया बेटा, प्रिया प्रिया बेटा ध्यान से देखो, नहीं तो मार खा जाओगे बेटे। बी का रेट निकल आया, बी के रेट में कोई कंफ्यूजन था नहीं। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया है एक्स, 0 से एक्स 2.8 अपॉन 10। बी का रेट निकल आया, हाँ निकल आया। अब देखो बी के आगे कितना है 1 और ए के आगे 3, इसका मतलब ए तिगुना है, ए क्या है बी का 3 गुना है। चेक करो, ए क्या है बी का 3 गुना, तो ए का रेट बी के रेट का 3 गुना होगा। बी का रेट इतना आया तो ए का रेट कितना आएगा 3 गुना। ये देखो आ गया, ये देखो आ गया। यहां पे 1 लिखा है, यहां पे 3 लिखा है, इसका मतलब ए जो है बी का 3 गुना है। तो जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 गुना है तो रेट भी 3 गुना होगा, रेट भी 3 गुना होगा। सर आपने निगेटिव नहीं लगाया, अरे निगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑप्शन में कहीं निगेटिव साइन लगाया ही नहीं है, उसने साइन पे फोकस ही नहीं किया है, तो मैंने भी साइन पे फोकस नहीं किया। मैंने कल पढ़ाया था रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है, मैंने कल क्या पढ़ाया, रेट ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू है। जब वो विद साइन आंसर देगा तो हम विद साइन आंसर टिक करेंगे। अब जब वो विद साइन आंसर दे ही नहीं रहा है तो टिक कैसे करें। देखो मैं विद साइन आया हूं, मेरा आंसर माइनस में आया है, मगर वहां पे माइनस आंसर ही नहीं है, उसने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू टिक कर दी। माइनस साइन तो सिर्फ ये बताता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना। ये देखो, तो क्या इतनी बात समझ गए सब लोग, क्या सब लोग इतनी बात समझ गए। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि आपको क्वेश्चन जल्दी करना हो, अब कोई बच्चा कहे कि सर मान लो हम नहीं समझ पाए, अरे यार तो तुम ऐसे कर देना, तुमसे किसने कहा है। देखो मैं क्वेश्चन को करने के कई तरीके बता देता हूं, मगर आप उससे करो जो तुम्हें कंफर्ट फील हो। भाई देखो मेरे को है भाई 21-22 साल का एक्सपीरियंस, तो 21-22 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो मुझे तो क्वेश्चन दिखते ही आंसर पता चलता है। वो सिली मिस्टेक कर दूं तो बात अलग है, मगर क्वेश्चन दिखते ही आंसर पता चल जाता है। मगर इसका मतलब नहीं कि आपको भी पता चल जाएगा, क्यों, आपकी प्रैक्टिस हमारी प्रैक्टिस में डिफरेंस है यार, है ना, डिफरेंस है। मगर हां मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करता हूं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये वाला बताया, ये किसी किसी को ना जम रहा हो, तो तुम इससे करो, ये भी तो इजी है। और जम रहा है तो सटासट पलटाते जाओ क्वेश्चन, सटासट क्वेश्चन पलटाते जाओ। क्लियर है, क्लियर है। अब चलो हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं और थोड़ा देखते हैं कि हाँ यार क्वेश्चन करेंगे कैसे। ठीक है, किए जाए। अब देखो आपको मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, आप लोग एक एक करके क्वेश्चन बताते जाइएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है इस तरह का क्वेश्चन, मगर फिर भी बताओ, अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। सर कल भी आपने मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। प्रिंस तुम्हारा क्या क्वेश्चन था, प्रिंस बेटा तुम्हारा क्या क्वेश्चन था। हेनरी ला कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन इज दिस, हाउ मच ऑक्सीजन, भाई ऊपर निकल गया। आप लोग आंसर तो जरा प्रिंस की बातें सुन लें। हाउ मच ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 100 ml at 298 Kelvin when partial pressure of oxygen is इतना। ओके, एक बच्चा है प्रिंस,
पार्शियल प्रेशर कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर है, 100 ml में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ऑक्सीजन के। देखो यार, एक बच्चा है, एक बच्चे ने कहा है कि कल भी मैंने नहीं बताया उसका क्वेश्चन और आज भी नहीं बताऊंगा, तो बेचारे को बुरा लगेगा, है ना, कहेगा अरे यार सर मेरे साथ पार्शियलिटी करते हैं। अब मैं पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं करता। देखो पहले एक बार इस बच्चे का क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ठीक है। अरे कमेंट किधर भाग जाते हैं यार। अब भाई कमेंट इतना ऊपर निकल गया है ना कि स्क्रॉल करने पे भी नहीं आ रहा है। आ गया, हाँ फिर से टाप दिया उसने। देखो कहा गया हेनरी ला कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल क्वेश्चन है। हेनरी ला कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन दिया है, ठीक है, और कहा गया है हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 एटमॉस्फेयर। देखो क्वेश्चन क्या है कि 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर में, वैसे मैं इस तरह से बीच में क्वेश्चन बताता नहीं हूं, ठीक है, बीच में क्वेश्चन बताता नहीं हूं कि चैप्टर कोई चल रहा हो किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन बता दूं, मगर पता नहीं क्यों मन कर गया है तो बता दे रहा हूं, है ना, क्योंकि ये बच्चा रेगुलर रहता है क्लास में, और बच्चा रेगुलर रहता है तो उसका कुछ तो रहता ही है यार कि बच्चा रेगुलर है, डाउट पूछ रहा है तो भूल जाऊंगा तो बता दूं। देखो 100 ml वाटर है, अब 100 ml वाटर में कहा गया है कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी, ये ऑक्सीजन है, 100 ml वाटर में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है ये बताओ, और ऑक्सीजन का प्रेशर दिया हुआ है 0.5। तो यार इसमें डायरेक्ट फार्मूला तो डालना है बेटा प्रिंस भाई, जिस गैस का प्रेशर लोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट डालोगे, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन डालोगे। अब प्रेशर गैस का कितना है 0.5, हेनरी कांस्टेंट कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर -3। अब मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल ऑफ वाटर। अब इसको इधर ले आओ, तो जब इसको इधर ले आए तो देखो मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब मोल ऑफ ऑक्सीजन, अब मैं चाहूं तो यहां अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं, आप चाहो तो यहां अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। अभी कैसे पता चलेगा, अभी देखो बताता हूं, ये नहीं यार, कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए भाई। अब देखो इसको डिवाइड करो, 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, अब ये 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये आ गया 35 ये देखो ये वैल्यू आ रही है 35.7। तो देखो ऑक्सीजन गैस का मोल फ्रैक्शन 35.7 आ रहा है, ये देखिए, तो ये तो आंसर ही गलत आ रहा है, किसी का मोल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता है, किसी का मोल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता है बेटा, कहीं पे डाटा मिसिंग है, कोई डाटा गलत है। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन 1.4 10 मोल, हाँ आपने डिवाइड गलत किया है। अच्छा अरे भैया पगलैट, डिवाइड थोड़ी गलत किया है, एक से बड़ी वैल्यू आ रही है, यहां पे प्लस होगा बेटा, यहां पे प्लस होगा, यहां पे प्लस होगा बेटा, ठीक है, यहां पे प्लस होगा। हेनरी ला कांस्टेंट की वैल्यू, आप यूनिट बताना, हेनरी ला कांस्टेंट की यूनिट क्या है, हेनरी ला कांस्टेंट की यूनिट बताना जरा एक बार, हेनरी ला कांस्टेंट की यूनिट बताना क्या लिखी है, मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। अच्छा देखो इसकी यूनिट इन्होंने जो दी है ना, मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स, ये देखो, इसीलिए आंसर नहीं मिल रहा, इसीलिए ये गलत आ रहा है, बताता हूं क्यों।
अब ये क्वेश्चन छिड़ गया है तो बता ही देता हूं यार बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन छिड़ गया है तो बता ही देता हूं। ये क्वेश्चन छिड़ गया तो बता देता हूं। देखो मैं क्वेश्चन का आंसर तो निकाल देता हूं, मगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं किए जाते, इस तरह से क्वेश्चन नहीं किए जाते। मैं आंसर निकाल देता हूं, समझा भी देता हूं कैसे। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था कि गैस का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हेनरी कांस्टेंट आ गया, ऐसे हेनरी कांस्टेंट आ गया ऐसे। अब यहां पर हेनरी कांस्टेंट की यूनिट निकालो, तो जब आप यूनिट निकालोगे तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, देखो ये प्रेशर है तो एटमॉस्फेयर, और ये इसके नीचे जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इसके नीचे जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती है, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो के की यूनिट आनी चाहिए एटमॉस्फेयर, है ना, के की यूनिट क्या आनी चाहिए, एटमॉस्फेयर, ये यूनिट आनी चाहिए। जो प्रेशर की यूनिट आनी चाहिए वही के की यूनिट आनी चाहिए, मगर इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, मोल लीटर इनवर्स और एटमॉस्फेयर इनवर्स है। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन बीएससी और एमएससी में आते हैं, मतलब रेगुलर पढ़ाई में आते हैं, आईआईटी जेई में नहीं आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, मगर मैं बता देता हूं कैसे होगा, है ना। बात समझ में आई, पहले ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने जो फार्मूला किया है कि प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो हेनरी कांस्टेंट की वही यूनिट आएगी जो प्रेशर की यूनिट आएगी, और प्रेशर की यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर, तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट एटमॉस्फेयर आनी चाहिए, मगर यहां देखो क्या लिखी है, मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, अब बताता हूं। देखो होता क्या है, हेनरी लॉ कह रहा है कि भाई, हेनरी लॉ क्या कह रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। तो कभी कभी किसी किसी बुक में इस तरह से कर देते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस डिसॉल्व कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई मोल फ्रैक्शन भी एक कंसंट्रेशन है और मोलरिटी भी एक कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन न लेके मोलरिटी ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन न लेके मोलरिटी ले लेते हैं, ऐसे कि जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा गैस की मोलरिटी आएगी सॉल्यूशन में। तो बात तो सही है भाई, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो मोलरिटी भी ज्यादा आएगी, ठीक है। अब इस चीज को मान लो ऐसे लिख लिया जाए, ध्यान देना अब आप लोग ध्यान देना, यहां पर भी उन्होंने रहता फैलाया है, इस चीज को फिर वो ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अब यहां पर वो क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हेनरी कांस्टेंट ले आते हैं, ये ऐसे। अब हेनरी कांस्टेंट की यूनिट निकालो, यूनिट ऑफ के एच, तो यूनिट ऑफ के एच क्या आई, ये। अब ये क्या है, मोल अपॉन लीटर डिवाइडेड बाय एटमॉस्फेयर, तो यूनिट ऑफ के एच क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। ये देखो, इसका मतलब यदि ये यूनिट दी है तो फिर फार्मूला ये चलेगा, फार्मूला ये चलेगा, और देखो यही यूनिट दी है, ये देखो मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर। तो क्या ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बीएससी एंड एमएससी में पूछे जाते हैं। किसी ने वहां की बुक के क्वेश्चन डाल दिए हैं, हो सकता है एनसीईआरटी में भी हो सकता है एनसीईआरटी में भी हो, मैंने देखा नहीं है, मगर हो सकता है एनसीईआरटी में भी हो।
एक बच्चे कह रहा है सर तत्व का क्वेश्चन है ये। हाँ, यदि तत्व में भी पूछा गया है तो इसको मत लगाओ, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं लगाने चाहिए। नीट और जेई में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, है ना। वो बात अलग है कि मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, अब आप अपना वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। कंसंट्रेशन यहां डाल दो, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू यहां डाल दो, प्रेशर यहां डाल दो, अब निकल आएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो, इस फार्मूले में वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। मगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। नीट और जेई के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सब बीएससी मतलब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी ने कट पेस्ट मारा है तो कट पेस्ट में वाले क्वेश्चन भी झेल दिए हैं इधर, है ना। किसी ने कट पेस्ट मारा है, कट पेस्ट में क्वेश्चन डाल दिया है। चलो अब ये बात हम छोड़ते हैं, टाइम बर्बाद हो गया, मगर कोई बात नहीं, चलो किसी का डाउट हो गया। अब आगे आ जाओ, अब डिस्टर्ब मत करना। अब मैंने कहा ये क्वेश्चन है, तो देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये तो रिएक्टेंट हो गया। क्यों, माइनस वाला कौन होता है, रिएक्टेंट। तो बी रिएक्टेंट है, डी रिएक्टेंट है। ये प्लस है तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्लस है ये प्रोडक्ट हो गया। अब इनके कॉफिशिएंट सी के नीचे कितने से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। डी के नीचे कितने से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है। ए के नीचे कितने डिवाइड है, 4 से। बी के नीचे 1 से। तो ये केमिकल रिएक्शन आई, बी प्लस 3D gives 2C plus 4A। क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चन। बच्चों ने कहा सर हाँ क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने कहा अब ये क्वेश्चन करो। अब देखो ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फॉर द रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2, the value of rate of disappearance of N2O5 is given 6.25 into 10 raised की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 इज गिवन रिस्पेक्टिवली। इसका रेट दिया है, इसका और इसका रेट पूछ रहा है। इसका रेट दिया है, इसका और इसका रेट पूछ रहा है। तो मैंने तुम्हें 2 तरीके बताए हैं, आप जो मन है वो कर लो। एक तरीका तो सिंपल सा है, यहां कितना लिखा है 1 और यहां कितना लिखा है 2, रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 5, 3 दूनी 4 और 1 5, बैलेंस है। तो देखो यहां से दुगना हो रहा है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है। तो इसका मतलब NO2 का रेट जो आएगा इसका डबल आएगा। NO2 का रेट इसका डबल आएगा। अब देखो इसका डबल कहां लिखा है, Na2 का रेट क्या आएगा, इसका डबल आएगा। अब देखो NO2 का रेट डबल नहीं लिखा है, गलत। NO2 का रेट डबल नहीं लिखा है, गलत। ये डबल लिखा है, 625 का डबल 1250, 625 का डबल 1250 और पॉइंट आगे कर दिया तो यहां पावर कम हो गई। 625 का डबल 1250। अब ये यहां पे 1 लिखा है, यहां पे आधा लिखा है, मतलब कॉफिशिएंट आधा हो रहा है तो रेट भी आधा हो जाएगा। कॉफिशिएंट आधा हो रहा है तो रेट भी आधा हो जाएगा। मतलब बिना पेन चलाए क्वेश्चन करना है तो आप वो कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ये देखो मतलब 3.625 का आधा, 625 का आधा 625 का आधा 312.5, 625 का आधा 312.5, नहीं ये भी गलत हो गया। 625 का आधा 312.5, ये सही है, ये सही है। अब मान लो किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई जो स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट वाली बताई थी, तो आप अपना रूल लगा लो, N2O5 डिवाइडेड बाई 1, NO2 डिवाइडेड बाई 2। तो NO2 का रेट कितना हो गया, यार ये छोड़ क्यों रहा है, ये देखो ये आ गया। अब वैल्यू डाल दो, देखो वही चीज आ गई कि नहीं, वही चीज आ गई कि नहीं, मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। इसी तरह से O2 के लिए कर लो, इसी तरह से O2 के लिए कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको करो, इसको करो। इन द रिएक्शन BrO3 नेगेटिव 5Br नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव 3Br2 प्लस 3 वाटर। If the rate of appearance of Br2 is related to the rate of disappearance of bromide ion, वो कह रहा है इसके और इसके बीच में रेट का रिलेशन बताओ, इसके और इसके बीच में रेट का रिलेशन बताओ। तो भाई क्या होगा, इसका रेट कैसा होगा, निगेटिव, और इसका रेट कैसा होगा, पॉजिटिव, और रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन होगा। अब देखो ऐसा कहां आ रहा है, ऐसा कहां आ रहा है। मान लो Br2 के रिस्पेक्ट में रेट निकालें तो Br2 के रिस्पेक्ट में रेट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखो, इसको इधर ले गए तो Br2 इक्वल टू -3/5, ये सही है, ये सही है, देखो यही आ रहा है। Br2 इक्वल टू, ये गलत है, 5/3 नहीं होगा, 3/5 होगा, और साथ में माइनस साइन होगा। यहां पर देखो इन्होंने माइनस साइन ये दे रखा है, ये सब कुछ सही है, मगर ये 5/3 लिखा है, 3/5 होगा, और ये प्लस लिखा है। इसमें डिफरेंस देखो, ये माइनस है, ये प्लस है। यदि प्लस माइनस साइन ना लगाता तो फिर मैं यही टिक कर देता, मगर वो प्लस माइनस साइन लगा रहा है तो उसके हिसाब से टिक करना है, ये देखिए। और ये मैं सारे PYQ करा रहा हूं, देख लो। अब इसको करो, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। रेट ऑफ अमोनिया इतना है, रेट ऑफ अमोनिया इतना है, रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, रेट ऑफ अमोनिया इतना है, रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। अब भाई देखो कॉफिशिएंट से निकालना तो थोड़ा टफ हो रहा है, वैसे तो मैं निकाल दूंगा, मगर निकालना टफ हो रहा है तो वैसे कर लो। यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो अब उस तरह का इजी रिलेशन नहीं है कि डबल हो रहा हो, आधा हो रहा हो, है ना, इस तरह का रिलेशन कहां है, डबल हो रहा हो, आधा हो रहा हो, इस तरह का रिलेशन है नहीं। और जब इस तरह का रिलेशन नहीं है तो बच्चे को रिलेशन निकालने में दिक्कत आ सकती है, और चाहे तो वो निकाल सकता है। देखो मैं बता देता हूं, ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना का मतलब 1.5 टाइम्स। देखो 2 का 1.5 टाइम्स 3 होता है, ये देखो 1.5 टाइम्स का मतलब 2/3, ये देखो। तो इसका ये कितना है, हाइड्रोजन का रेट क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ अमोनिया का रेट। हाइड्रोजन का रेट क्या होगा, 1.5 टाइम्स ऑफ अमोनिया का रेट। इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दूनी 30, आंसर ये आएगा। मान लो ये बात ना समझ पाओ क्योंकि कॉफिशिएंट वाला थोड़ा टफ है ना, डबल ट्रिपल आधा ये इजीली समझ में आ जाता है, मगर इधर 2 लिखा है उधर 3 लिखा है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यार ये 1.5 टाइम्स कैसे है। तो कोई नहीं, आप यार वो लगा लो, वो भी तो इजी है, वो भी तो इजी है। रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3, रेट ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 3/2, रेट ऑफ अमोनिया वैल्यू डाल दो, 3/2 रेट ऑफ अमोनिया, कट गया, यही देखो आ गया आंसर। चेक करो कहां पे है। सब लोग क्वेश्चन तो कर पा रहे हो। फातिमा डांट खा जाओगे, यहां 2 लिखा है यहां 3 लिखा है, ये 3 टाइम्स कैसे हो गया, ये 3 टाइम्स कैसे हो गया। फातिमा बेटे क्या बात है, जरा एक बार मम्मी इनको जरा 2 थप्पड़ लगाओ कान के नीचे, ये इनको 3 टाइम दिख रहा है। अरे 2 का 3 टाइम तो 6 होता है, पिट जाओगे, ध्यान रखना, पिट जाओगे तबीयत से। चलो इसका आंसर तो सब लोग
सब लोग इसका आंसर दे, इसको बताओ आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 3A गिव्स 2B, रेट ऑफ रिएक्शन B, B का रेट किसके बराबर होगा? तो भाई B का रेट क्या बनेगा? A का रेट क्या बनेगा? ये बनेगा। तो B का रेट क्या आएगा? ऐसा देखो कहीं आंसर है, ये 3/2 लिखा है, 2/3 होगा, ये सही लिखा है 2/3, और माइनस भी लिखा है, यस यस। बताओ भाई, क्वेश्चन कर पा रहे हो ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? क्वेश्चन सब लोग कर पा रहे हो? क्वेश्चन सब लोग कर पा रहे हो? दिक्कत तो नहीं आ रही किसी तरह की? अब ये सारे मैंने नीट के पीवाईक्यू कराए हैं। अब तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर मैं एक जेई का भी पीवाईक्यू करूंगा। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि सर नहीं ना, नहीं सर मैं एक जेई का भी पीवाईक्यू करूंगा। बताओ, सब लोग बताएं, एक जेई का पीवाईक्यू। इसमें कहीं पर एक गड़बड़ भी है शायद, जहां तक मुझे याद है कुछ लोचा है। हाँ, कहीं पर ए 2 बार लिख गया, ये बी है, ये बी है। हाँ बताओ भाई, आंसर दो। अब देखो, वो कह रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है। अब उसने क्या किया है, इक्वेशन थोड़ी टफ दे दी है, मगर काम वही है। ए डिवाइडेड बाई 2, बी डिवाइडेड बाई 3, माइनस के साथ सी डिवाइडेड बाई 3/2, पी डिवाइडेड बाई 3। अब उसने आंसर ए बी और सी में दिए हैं, और दूसरी बात माइनस साइन कहीं नहीं लगाया है। तो इसका मतलब आपको माइनस नहीं देखना है और पी को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ ए बी सी में। और देखो सारा आंसर ए के इक्वल है, ए ए ए। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, ए बराबर 2/3 RB, 2 का मल्टीप्लाई इधर भी चला जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा। डायरेक्ट कर दूं 4, अरे ये 2 ऊपर गया तो 2 हो गया, और इधर से ये ऊपर गया तो 4 हो गया। तो ये रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन आ रहा है। देखो कहां है, ऐसा कहां है? सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, यस, है ना भाई? आर ए इक्वल टू पूछ रहा है, तो आर ए इक्वल टू पूछ रहा है तो 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 का इधर मल्टीप्लाई, एक बार इसको इसके बराबर किया, एक बार इसको इसके। अच्छा ये 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, कर लोगे सब लोग? कर लोगे? खूब क्वेश्चन करा रहा हूं, जेई मेंस, जेई नीट के पीवाईक्यू सब करा दे रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अच्छा, अब यदि आपने इतना कर लिया है तो चलो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेट। रेट कितने तरह का होता है, अब इसकी चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ रेट, रेट कितने तरह का होता है? तो देखो यार, रेट की बात आ रही है कि रेट कितने तरह का होता है, तो रेट 2 तरह का होता है। रेट 2 तरह का होता है, एक होता है इंस्टंटेनियस रेट, और एक होता है एवरेज रेट। अब बात है इंस्टंटेनियस रेट और एवरेज रेट में क्या डिफरेंस है? एवरेज रेट, तो देखो बच्चों, इंस्टंटेनियस रेट और एवरेज रेट में डिफरेंस किस बात का है, आपको यह बताता हूं। डिफरेंस किसी बात का नहीं है सर, साइन नहीं समझ में आया। साइन कहां पर? देखो यार, रिएक्टेंट के आगे माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगाना है। जब वो साइन के फॉर्म में ऑप्शन दे तो साइन लगाओ,
जब वो साइन के फॉर्म में ऑप्शन ना दे तो साइन मत लगाओ। अब जैसे यहां इस क्वेश्चन में देखो, जेई वाले क्वेश्चन में उसने साइन के फॉर्म में ऑप्शन दिए ही नहीं, सब में प्लस प्लस लगाए, आंसर तो इन्हीं में से एक होगा ना। अब इसने साइन लगाया ही नहीं है तो हमने भी साइन नहीं लगाए, सारे साइन हटा दिए। अब यहां पर उसने साइन लगाकर आंसर दिया है, ये देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो उसने साइन के साथ आंसर दिए हैं तो हमने भी साइन के साथ आंसर टिक किया है देख के। तो हमें उसके हिसाब से चलना है। क्लियर? अच्छा, अब देखो इंस्टंटेनियस रेट और एवरेज रेट क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। देखो बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में रेट को मेजर किया तो इंस्टंटेनियस, और बड़े टाइम ड्यूरेशन में रेट को मेजर किया तो एवरेज। फॉर एग्जांपल आप अपने घर से अपनी स्कूटी लेके निकले, आप अपने घर से स्कूटी लेके निकले, ठीक है, और ईलू टीलू का घर 5 किलोमीटर दूर है। ईलू टीलू का घर कहां है? 5 किलोमीटर दूर है। तो ईलू टीलू जो है घर से स्कूटी लेके निकला ईलू के घर के लिए, और ईलू का घर 5 किलोमीटर है। तो आप वहां पहुंचे, उसमें आपको लगे 10 मिनट, उसमें कितना लगा? 10 मिनट। एवरेज स्पीड आई 20 किलोमीटर पर घंटा, एवरेज स्पीड। क्यों? अब यहां से वहां तक गए होगे तो कहीं कहीं स्पीड जीरो भी तो रही होगी। क्यों? सामने रेड लाइट आ गई तो तुम्हारी स्कूटी रुक गई, फिर रेड लाइट ग्रीन लाइट हो गई, तुम्हारी स्कूटी फिर भागी सर 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 सर, सर है, और फिर रेड लाइट आ गई, फिर स्कूटी रुक गई। अब स्कूटी रुक गई तो स्पीड तो जीरो हो गई। तो ये एवरेज स्पीड है कि भाई आप, टीलू अपने घर से ईलू के घर तक जाता है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस है और 10 मिनट में पहुंच रहा है। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 मिनट, ये हमारी एवरेज स्पीड है। अब गौर सुनो, इंस्टंटेनियस क्या होता है? हमें जाना 5 है, मगर हमने क्या कहा? 10 मीटर जाने में 2 सेकंड लगते हैं। अब देखो, तुमने सिर्फ 2 सेकंड की डिस्टेंस को मेजर किया, 10 मीटर जाने में 2 सेकंड लगते हैं, तो ये इंस्टंटेनियस रेट है। 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकंड। बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में रेट को मेजर किया जाता है तो उसको इंस्टंटेनियस बोला जाता है। बड़े टाइम ड्यूरेशन में जब रेट को मेजर किया जाता है तो उसको एवरेज बोला जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है, मतलब करना वही है, अलग नहीं करना है। तो देखो, रेट मेजर इन वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। यदि बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में आपने रेट को मेजर किया तो इंस्टंटेनियस है। फॉर एग्जांपल आपने डीटी सेकंड में, देखो डीटी सेकंड में, सॉरी डीटी सेकंड में डीसी कंसंट्रेशन का चेंज आया तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? तो देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, फार्मूला वही है, फार्मूला वही है। तो ये देखो रेट आ गया। तो इंस्टंटेनियस रेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंस्टंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करते हैं डीसी अपॉन डीटी से। फार्मूला वही है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, मगर ये बहुत छोटा है जिसकी वजह से इसको कहा जाता है स्लोप ऑफ कर्व। इसको क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ कर्व, मतलब टेंजेंट। क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए टेंजेंट बोल दी जाती है। ये पॉइंट बन के आता है ग्राफ में, ग्राफ में एक पॉइंट की तरह होगा। क्यों? बहुत छोटी डिस्टेंस, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। तो जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में रेट को मेजर कर देते हैं तो इंस्टंटेनियस हो जाता है, और बड़े टाइम इंटरवल में रेट को मेजर कर देते हैं तो एवरेज हो जाता है। रेट मेजर इन लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, ये देखो। तो
तो उसको हम एवरेज रेट कहते हैं। हम लोग अभी तक एवरेज रेट पढ़ के आ रहे हैं। वो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और अभी भी वही है। और ये भी वही लिखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, बट चेंज कंसंट्रेशन का चेंज बहुत छोटा है तो टाइम भी बहुत छोटा लगा होगा। अब इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में कैसे दिखाओगे? तो इसी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। मान लो कोई इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहे तो कर लो भाई। इधर देखो टाइम है इन सेकेंड, इधर कंसंट्रेशन है। अब टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ता है। ये देखो। अब जरा देखिए बच्चों, मैं आपको डाटा देता हूं। देखिए ये वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दें, ठीक है। ये मान लो 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ऐसे। अब इधर मैंने कंसंट्रेशन का बना दिया। ये 1 मोलर, ये 2 मोलर, ये 3 मोलर, है ना। ये देखो, ये 4 मोलर, ये 5 मोलर, ये 6 मोलर। अब गौर से देखो इंस्टंटेनियस और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने एक छोटे से टाइम कंसंट्रेशन चेंज पर, ये देखो इतना सा चेंज है, बस मैंने इतना टाइम लिया, 1 मिनट रुकिएगा, मैंने इतना सिर्फ टाइम लिया, छोटा सा टाइम इंटरवल, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल। ये देखो, अब इस टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत छोटी है, इतना सा टाइम इंटरवल है, सिर्फ इतना सा टाइम इंटरवल है। ये टाइम इंटरवल dt है और इसकी वैल्यू मान लो कितनी है, देखो ये 4 है और ये, तो मान लिया इसकी वैल्यू कुछ ऐसी है। तो टाइम इंटरवल कितना छोटा है? 0.2 सेकंड का है। टाइम इंटरवल कितना छोटा है? 0.2 सेकंड का है। और उसमें कंसंट्रेशन में चेंज कितना होगा? अब देखो कंसंट्रेशन में भी चेंज ना के बराबर है। ये देखो कितना चेंज हुआ है कंसंट्रेशन में, वाई एक्सेस पे कंसंट्रेशन है तो ना के बराबर चेंज हुआ है। ये देखो कंसंट्रेशन कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ, इतना, सिर्फ इतना, इतना। तो ये क्या है? यहां पर जो आपने निकाला वो इंस्टंटेनियस रेट है, इंस्टंटेनियस रेट है। क्यों? एक छोटे टाइम इंटरवल में छोटा कंसंट्रेशन का चेंज निकाला है। और ये क्या है भाई? ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट बन गया। और पॉइंट पे क्या डालता है? स्लोप। इसीलिए इसको स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं कि यार एक काम करो dt अपॉन ds निकाल दो, इसीलिए इसको स्लोप ऑफ कर्व कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं कि इंस्टंटेनियस रेट जो है वो टेंजेंट के बराबर है, बहुत छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम इंटरवल आप बड़ा कर दो, तो टाइम इंटरवल जब बड़ा हो गया तो वो क्या बन गया? एवरेज। फॉर एग्जांपल देखो, अब टाइम इंटरवल में कितना बड़ा ले रहा हूं, देखिएगा सब लोग, ये 2 सेकेंड, ये देखो यहां से चल रहा है और मैंने ये वाला टाइम इंटरवल ले लिया, इतना बड़ा टाइम इंटरवल। अब देखो आपने कितना बड़ा टाइम इंटरवल लिया, इतना बड़ा कंसंट्रेशन का चेंज आया, इतना बड़ा चेंज आ रहा है यहां से लेके यहां तक। आपने टाइम इंटरवल कितना लिया है? 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में इतना बड़ा टाइम इंटरवल लिया है, ये देखिए, और इतना बड़ा कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है। ये देखो, अब कंसंट्रेशन कहां है? यहां है और ये वैल्यू यहां है। ये देखो कंसंट्रेशन का इतना बड़ा चेंज, टाइम इंटरवल का इतना बड़ा चेंज। तो अब ये क्या बोला जाएगा? एवरेज बोला जाएगा। अब ये क्या बोला जाएगा?
एवरेज बोला जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, कुछ नहीं है। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में तुमने रेट को मेजर कर दिया तो इंस्टेंटेनियस, और बड़े टाइम इंटरवल में रेट को मेजर किया तो एवरेज। तो एवरेज मतलब समझ गए। जैसे आपको बताता हूं, सिंपल सी बात, 1 सेकंड में मैं कितने वर्ड निकाल रहा हूं, 1 सेकंड में मैं कितने वर्ड निकाल रहा हूं। तो आपने कहा 2 सेकंड में सर 10 वर्ड निकालते हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 सेकंड में मेजर किया है। अब पूरी 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास में बताओ, पूरे 2 घंटे का डाटा लिया आपने। अब पूरे 2 घंटे में मैंने कितने सेकंड बोले, मैंने बोले 120 इंटू 60 सेकंड, और मैंने मान लो 2 लाख वर्ड बोले। तो अब 2 लाख डिवाइडेड बाई 120 इंटू 60 से डिवाइड किया, तो ये बहुत बड़े टाइम इंटरवल में आपने निकाला, तो ये एवरेज हो गया। और सिर्फ 2 सेकंड में निकाला कि सर 2 सेकंड में कितने वर्ड बोल रहे हैं, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। पहले सारे बच्चे बताओ, इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट की डिफिनीशन में डिफरेंस समझ पा रहे हो? यस या नो बताओ, यस या नो बताओ सब लोग। बेटा लैग तो नहीं हो रहा है, कुछ मस्त चल रहा है। यस सर समझ रहे हैं, वेरी गुड, कितने समझदार हो। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो यार, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, देखिए अब आपको डिस्कस करने जा रहा हूं ये हेडिंग। देखो आप सबका मैं केमिकल काइनेटिक्स मस्त करा दूंगा, आप टेंशन ना लो। अब देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ स्टेप यूज्ड इन होल कंप्लीट रिएक्शन। किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितने स्टेप यूज होते हैं, उसके बेसिस पे रिएक्शन के टाइप। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ रिएक्शन इन बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे हमने रिएक्शन को 3 टाइप में कन्वर्ट किया, फास्ट रिएक्शन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। अब हम स्टेप के बेसिस में कंप्लीट कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म होती है, कोई रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म होती है, इसके बेसिस पे हम रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे बच्चों रिएक्शन 2 तरह से डिवाइड होती है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके बेसिस पे रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक को हम नाम देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक को नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या है दोनों में डिफरेंसेस, 1 मिनट रुक जाओ बताता हूं। अब जरा गौर समझना, यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होती है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होती है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप मतलब यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होती है तो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो। रिएक्शन कंप्लीट मोर देन 1 स्टेप, मोर देन 1 स्टेप। यदि कोई रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो रही है तो उसको एलिमेंट्री बोलेंगे, और एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो रही है, 2 3 4 6 10 20 100,
तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री किसको बोलते हैं? जो एक स्टेप में खत्म होती है, बस जो एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो जाती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ने कहा सर क्या आपके पास कुछ एग्जाम्पल है? तो मैंने कहा यस, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा, सॉरी एक मिनट, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा SN2 रिएक्शन, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा E2 रिएक्शन। ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये एक स्टेप में खत्म होती है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा SN1 रिएक्शन, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा E1 रिएक्शन। ये सब मल्टीपल स्टेप में खत्म होती है, इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपने ऑर्गेनिक में ये पढ़ा है, ये एल्काइल हैलाइड है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इस पर माइनस चार्ज। अब माइनस क्या करता है? प्लस पे अटैक, तो ये माइनस है, प्लस पे अटैक किया और ये बाहर चला गया, और ये देखो आ गया, ये SN2 रिएक्शन है और एक स्टेप में खत्म हो गई, बस यही इसकी मैकेनिज्म है, यही इसकी मैकेनिज्म है। ये SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए, ये SN2 रिएक्शन है भाई। एल्काइल हैलाइड कैसा था? प्लस माइनस। अब माइनस है तो कहां अटैक करेगा? प्लस पे अटैक करेगा, तो इसने बस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये हटा दिया। अब ये एक स्टेप में हो रही है, देखो मैंने कोई दूसरा स्टेप नहीं लिखा। अब यही रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये देखिए, अब पहले क्या हो रहा है? पहले ये कार्बोकैटायन बना रहा है इस तरह से, पहले क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बोकैटायन बना। अब Br माइनस पे अटैक कर रहा है और Br माइनस पे अटैक करके बॉन्ड बना रहा है, Br प्लस पे अटैक करके बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, अब ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हुई है। स्टेप 1 ये हुआ, स्टेप 2 ये हुआ। तो यदि रिएक्शन एक स्टेप में खत्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। और यदि एक से ज्यादा स्टेप में खत्म होती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। डिफिनीशन समझ गए? हमें सिर्फ डिफिनीशन से मतलब है। क्या सबको डिफिनीशन समझ में आई? यस या नो लिखो। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहेंगे ये समझ में आया? SN1 SN2 नहीं समझनी है, वो कैसे हुई है ये भी नहीं समझनी है। मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया जैसे आपके दिमाग में रहे कि यार SN1 SN2 में कौन एलिमेंट्री है, कौन कॉम्प्लेक्स है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि एलिमेंट्री का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। तो एलिमेंट्री का मतलब क्या है? जो एक स्टेप में रिएक्शन खत्म हो वो एलिमेंट्री, जो एक से ज्यादा स्टेप में खत्म हो वो कॉम्प्लेक्स। कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें क्यों ऐसा हुआ, इससे अपने को अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक में मतलब होगा, ऑर्गेनिक में ये सब बताएंगे, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अभी सिर्फ इस बात से मतलब है कि एलिमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इतनी बात क्लियर है? E1CB एलिमेंट्री रिएक्शन है, E1CB वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। E1CB कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो स्टेप की रिएक्शन होती है। अब जरा देखो बच्चों, नोट कर लिया है सब लोगों ने? अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, गौर से समझना मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है।
ठीक है, देखो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं एक साथ, उन मॉलिक्यूल के नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में यह माना जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। केमिकल काइनेटिक्स में क्या सपोज किया जाता है? केमिकल काइनेटिक्स में यह सपोज किया जाता है कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है। रिएक्शन अकर्स ड्यू टू कोलिजन। केमिकल काइनेटिक्स में यह मान के चलते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो कोलिजन की वजह से होती है। मॉलिक्यूल आपस में लड़ते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइड simultaneously in a elementary reaction किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियसली कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं। और एलिमेंट्री है, इसका मतलब क्या है? एक स्टेप की रिएक्शन है। आप समझ गए होंगे कि पहले ये पढ़ाया क्यों। एलिमेंट्री का मतलब एक स्टेप की रिएक्शन है। तो कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके नंबर को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे ये देखो, अब दो मॉलिक्यूल मान लो कोलिजन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये देखो, अब कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं? दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। ये देखो, अब मान लो 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे होते ऐसे, ऐसे, ये देखो, अब 3 मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3 होगी। ये देखो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। तो किसी एलिमेंट्री का मतलब वो रिएक्शन एक ही स्टेप में खत्म होगी, दूसरा स्टेप लेगी ही नहीं। तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में साइमल्टेनियस जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। 2 कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2, 3 कोलाइड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 3। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोलिजन हो ही नहीं रही है। वो क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर, या ड्यू टू सिचुएशन, ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर अपने आप कोलाइड हो जा रहा है, अपने आप ब्रेक हो जा रहा है, अपने आप ब्रेक हो जा रहा है और कुछ अलग बना रहा है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1। अकेला है ना, यहां 2 है क्या? नहीं। कोई मॉलिक्यूल अकेला हीट करने से ब्रेक हो गया। 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं कर रहे हैं, 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कोलिजन नहीं कर रहे। इसमें ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, ये एक डिफरेंट टाइप का, ये एक डिफरेंट टाइप का है। जैसे ये देखो, ये मान लो येलो है और ये मान लो ग्रीन है। 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, ये ग्रीन है, ये येलो है और ये हमारा रेड है। 3 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है और ये एक डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है। ये देखो, ये देखिए, तो 2 डिफरेंट टाइप के
दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2। तीन डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 3। एक ही टाइप का मॉलिक्यूल अपने आप ब्रेक हो रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 1। अब गौर से देखो, तो बच्चों ने कहा कि सर मॉलिक्यूलरिटी 4। अब गौर से सुनो, अरे भाई रहता फैल गया, ये बीच वाला पार्ट, हाँ अब आ गया। अब देखो ये दोनों सेम कलर के हैं तो कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसका कलर ब्लैक हो गया, इसका कलर आ क्यों नहीं रहा है। चलो मैं दूसरा करता हूं, यहां से करता हूं। इसका कलर कर देता हूं टन 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 रेड, ब्लू कर देता हूं। अब देखो, अब चार डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहे हैं तो चार डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कोलिजन तो कर सकते हैं मगर नो प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू एनर्जी रीजन। देखो तीन आपस में कोलाइड कर सकते हैं, दो कोलाइड कर सकते हैं तो चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, छह भी कर सकते हैं साइमल्टेनियस। मगर चार से ज्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है ड्यू टू एनर्जी रीजन। मतलब जब कोलाइड करेंगे तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ बॉन्ड फॉर्म होंगे, तो इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इतना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन ये नहीं होता है कि बॉन्ड को ब्रेक कर सके और नए बॉन्ड फॉर्म कर सके। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू सिर्फ 1, 2 और 3 होती है बस। मॉलिक्यूलरिटी की सिर्फ 3 वैल्यू होती है, 1, 2 और 3। इसका मतलब मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है, 3 से ज्यादा होती ही नहीं है। 3 से ज्यादा क्यों नहीं होती है, इसलिए कि वो कोलिजन तो कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल कोलिजन कर सकते हैं मगर वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती है, मतलब उससे प्रोडक्ट नहीं बनता है। वो कोलिजन करेंगे बस अलग हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वो कोलिजन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है कि बॉन्ड को ब्रेक कर सके और नए बॉन्ड फॉर्म कर सके, बॉन्ड को ब्रेक कर सके और नए बॉन्ड फॉर्म कर सके। एक सेकंड रुकना जरा, कमेंट ऊपर नीचे हो गए। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1, 2, 3 हो सकती, 0 नहीं हो सकती। भाई आपने क्या लिखा है, कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहा है, तो 0 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कैसे कोलाइड करेगा। अरे मॉलिक्यूल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 10 होगा या 50 होगा, 0 थोड़ी होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, आधा पौना मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, निगेटिव नहीं हो सकती। तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू ना 0 होगी, ना फ्रैक्शनल होगी, ना निगेटिव। क्यों, 0 मॉलिक्यूल कैसे कोलाइड करेगा। मॉलिक्यूलरिटी की डिफिनीशन क्या है कि जितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं। अब आधा पौना मॉलिक्यूल थोड़ी कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूल 1 होगा या 2 होगा, 3.5 मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, है कि नहीं। और मॉलिक्यूल निगेटिव कैसे हो सकता है, -2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, -2 तुम्हारे पास गेंद हो सकती है। हम कह रहे हैं तुम्हारे पास कितनी गेंदें होंगी, बॉल कितनी होंगी, या तो 0 होंगी या 1 होगी या 2 होगी, -2 बॉल कैसे होगी, तो निगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर।
अच्छा, अब गौर से देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स ए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। ओनली डिफाइन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन है। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये हेडिंग बनी नहीं है। कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली इन एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हेडिंग बनी नहीं है। यदि कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी निकालते ही नहीं है, काउंट ही नहीं करते। नॉट डिफाइन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये हेडिंग नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अच्छा, इसको बोलते हैं, ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। ये कैसी है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी नहीं है, थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, थ्योरी से निकल आती है। ये एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, मतलब थ्योरी से निकल आएगी, और इसकी वैल्यू 1 2 3 होती है। तो आप लोगों को मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन पता चली। यदि कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल करें बच्चों, आगे बढ़े कि छापोगे? अरे भाई विकास, अभी हम तुम्हें दौड़ा दौड़ा मारेंगे, अभी दौड़ा दौड़ा मारेंगे। हमने बोला कि हाफ मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता है, तो भाई कह रहा सर हाफ मॉलिक्यूल हुए तो तुम्हें इतना पीटेंगे इतना पीटेंगे इतना पीटेंगे कि तुम सारा इलू टीलू भूल जाओगे। हाफ मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता, आधा मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? तुम आधे हो सकते हो? नहीं, वो जो तुम देखते हो वो अलग चीज है, वो आधा मोल है। आप ऐसे देखते हो कि सर देखो हाफ मॉलिक्यूल है, तो अरे ये प्रभु हाफ मॉलिक्यूल नहीं है, ये आधा मोल लिखा है। आधे मोल में पता नहीं कितने खरबों मॉलिक्यूल है। जैसे 100 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया जाए, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया गया तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू थोड़ी ना है, वो तो 50 हुआ। तो ये हाफ मोल लिखा है, हाफ मॉलिक्यूल नहीं लिखा है। प्रभु मॉलिक्यूल तो पूरा होगा, आधा कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा जरा बताना। है ना? क्या छप गया सबका? अब हाँ, अब प्रिंस जगे, राजा साहब है, राजा साहब तो देर से जगेंगे, प्रजा के साथ क्यों चलेंगे। अब प्रिंस जगे हैं कि सर मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती है। अब राजा साहब जगे, अरे राजा साहब अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है कि मॉलिक्यूलरिटी 4 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती। अभी बताया है कि 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं, मगर उतनी एनर्जी जनरेट नहीं करते हैं जिससे उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक हो सके और नए बॉन्ड बन सके, ड्यू टू एनर्जी रीजन। एनर्जी रीजन का मतलब क्या है? उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते हैं कि कोलिजन हो तो इनके आपस के बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और बॉन्ड ब्रेक होकर नए बॉन्ड फॉर्म हो। जब नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, सुपर्णा का क्वेश्चन सही है कि सर सिंगल मॉलिक्यूल आपस में कैसे कैसे कोलाइड कर सकता है। अरे बिटिया, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं। अब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल तो आपस में टकरा सकते हैं ना। देखो, जैसे 4 रेड बॉल है और सिर्फ 4 रेड बॉल है हमारे पास, तो ये एक ही टाइप की बॉल हुई, और ये एक टाइप की बॉल क्या आपस में नहीं टकरा सकती? 2 रेड बॉल आपस में नहीं टकरा सकती, 2 रेड बॉल आपस में नहीं टकरा सकती? कर सकती है। इसीलिए तो अलग अलग कलर बनाया है। बनाया क्यों है अलग अलग कलर? इसीलिए बनाया बेटे। हाँ, ग्राहम पूछ रहा है सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्यों डिफाइन नहीं है। एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसकी वैल्यू बहुत
ज्यादा हो सकती है, उल्टी सीधी हो सकती है, इसीलिए सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन की गई है। अच्छा, अब आओ आओ अब देखो, जैसे ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए प्लस 2b इक्वल टू सी इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, तो अब इसकी मालिकुलरिटी कितनी होगी? तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की मालिकुलरिटी उसके कॉफिशिएंट का सम होती है, 1 और 2, कितनी होगी? 3 होगी। मालिकुलरिटी क्या है? मालिकुलरिटी उसके कॉफिशिएंट का सम है एलिमेंट्री रिएक्शन के, सम ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की, ठीक है, उसके कॉफिशिएंट का सम मालिकुलरिटी होती है। ये देखो, उसके कॉफिशिएंट का सम मालिकुलरिटी होती है इस तरह से। बच्चों ने कहा ठीक है सर, हम ये तो समझ गए कि मालिकुलरिटी क्या होती है। अब और आ जाओ, अब देखो बच्चों, अब आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको बताने जा रहा हूं अगली हेडिंग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो यार, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको समझाता हूं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको समझाता हूं, ठीक है? जरा सारे बच्चे ध्यान दें। देखो, जब कोई रिएक्शन होती है तो होती कैसे है? आप कह रहे हो कि रिएक्शन कोलिजन की वजह से होती है, हाँ, तो बताओ सबसे ज्यादा कोलिजन कब होंगे? यदि रिएक्शन कोलिजन की वजह से हो रही है तो सबसे ज्यादा कोलिजन कब होंगे बताओ? जब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल हो तब सबसे ज्यादा कोलिजन होगी, बताओ। यदि कंटेनर में 1 करोड़ मॉलिक्यूल है तब कोलिजन ज्यादा होंगी, जब कंटेनर में 1 लाख मॉलिक्यूल है तब कोलिजन ज्यादा होंगी, जब कंटेनर में 1 करोड़ होंगे। अच्छा, 1 करोड़ कब होंगे? सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कब होंगे? जब शुरुआत होगी, t = 0 पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताओ? t = 0 पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। भाई सबसे ज्यादा रिएक्टेंट कब होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टेंट तब होता है जब t = 0 हो। t = 0 पे सबसे ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं कि नहीं होते? हाँ, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेट कब होगा? तो सबसे ज्यादा रेट कब होगा? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा कब होगा? रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा तब होगा जब इनिशियल स्टेट हो, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड। क्यों? t = 0 पे तो कोई रेट बनेगा ही नहीं, t = 0 पे तो कोई रेट बनेगा ही नहीं भाई। जब तक टाइम बीतेगा नहीं तब तक रेट आएगा कैसे? कुछ तो टाइम बीतना चाहिए, तो नैनो पिको सेकंड तो बीतेगा ना। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे। ये देखो इस तरह से, फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, इधर देखो, जैसे ये एक रिएक्शन है ऐसे, ठीक है? ये देखिए,
अब ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है पी, तो इसका रेट क्या होगा? इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड। आफ्टर टी सेकेंड के कंसंट्रेशन को क्या कहते हो? 80 की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड की पावर वाई। ये रेट एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो पावर है ये कॉफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, हम देख के नहीं लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से आती है। ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है, आप देख के नहीं लिख सकते हो, या एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। ये देखो, आप रिएक्शन देख के ये चीज नहीं लिख सकते हो, तो हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया है कि इसका कॉफिशिएंट कुछ है, पावर कुछ आएगी। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट रेट के लिए आया है, इसलिए इसको रेट कांस्टेंट कहते हैं। के क्या है? के इज ए रेट कांस्टेंट। ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर। अब इस बात को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो बच्चों, क्या बताया गया? देखो, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा रेट होगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ज्यादा रेट। मगर रेट आएगा कब? जब नैनो पिको सेकेंड बीत जाए। टी इक्वल टू 0 पे तो रेट बन ही नहीं सकता भाई। रेट इक्वल टू क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और टाइम की वैल्यू 0 है। रेट कैसे आएगा? रेट कैसे आएगा? इसका मतलब टाइम बीतेगा, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, 2 सेकेंड, तब रेट निकलेगा ना। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी सेकेंड क्यों लिख रहे हैं? टी इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। मगर प्रभु, टी इक्वल टू 0 पे रेट भी तो नहीं आएगा। जब कुछ समय बीतेगा तभी तो रेट आएगा। तो इसलिए आफ्टर टी सेकेंड लिखा जा रहा है। अब वो टी सेकेंड क्या है? शुरुआत का है ना, 0.01 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ऐसा। अब फिर मैंने बताया कि ये जो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में जो रिलेशन है, इस रिलेशन की इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, मतलब एक्सपेरिमेंट से आती है। आप रिएक्शन को देखकर ये इक्वेशन नहीं लिख सकते हो। तो ये तो कंफर्म है, ये तो थ्योरेटिकल है। ये बात थ्योरेटिकल है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होगा, मगर वो कितना प्रोपोर्शनल होगा? एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें नहीं पता है। तो हमने माना कि यहां पावर, यहां कॉफिशिएंट n है तो पावर x आ रही है, कॉफिशिएंट m है तो पावर y आ रही है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगा दिया। मैंने कहा कि ये रेट कांस्टेंट है क्योंकि रेट इक्वेशन में आया है। इसकी वैल्यू नेचर ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ रिएक्शन का मतलब हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा। गैस कांस्टेंट की तरह नहीं होगा कि गैस कोई भी हो, गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है। ये हेनरी कांस्टेंट की तरह होगा कि यदि रिएक्शन चेंज तो रेट कांस्टेंट चेंज, मगर एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पर्टिकुलर होगा। जब तक रिएक्शन नहीं चेंज होगी तब तक रेट कांस्टेंट नहीं चेंज होगा। आप उसमें कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी करते रहो एक्सेप्ट टेम्परेचर को छोड़कर, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मगर यदि आप रिएक्शन चेंज कर दोगे तो नया रेट कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे हेनरी कांस्टेंट था,
गैस पे डिपेंड करता था। मगर यदि गैस ऑक्सीजन है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, आप कुछ भी करते रहो, चाहे जितनी गैस डिजॉल्व हो, चाहे जितनी कम डिजॉल्व हो, चाहे उसमें कोई दूसरी भी गैस मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब गैस चेंज कर दोगे तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन के लिए अलग है, नाइट्रोजन के लिए अलग है। तो ये कोई गैस कांस्टेंट की तरह नहीं है, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। गैस कोई भी हो, आर की वैल्यू सेम रहती है। तो रेट कांस्टेंट नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को कहा जाता है बच्चों, इस इक्वेशन को कहा जाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन। और यहां पर x की वैल्यू n के बराबर हो भी सकती है और n के बराबर नहीं भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। ये जो x है ये इस n के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। तो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है तो ये तो एक्सपेरिमेंट बताएगा, और कभी कभी बराबर निकल आता है, कभी कभी बराबर नहीं निकलता है, कभी कभी बराबर निकल आता है, कभी कभी बराबर नहीं निकलता है। एक्स और वाई कंसंट्रेशन की पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसकी डिफिनीशन लिखते हैं। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate law expression equation of reaction। रेट लॉ एक्सप्रेशन रिएक्शन में कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ जाके x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि पावर क्या लगी है? पावर क्या लगी है? x और y। तो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा इसके पॉइंटर समझो। देखो, गौर समझिए। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से निकलती है। मतलब रिएक्शन देख के आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते, ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। किसी ने कहा क्यों ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी क्यों है? तो ये देखो, जिस इक्वेशन का तुम सम कर रहे हो वो इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर का सम। अब ये इक्वेशन आएगी तभी तो सम करोगे, और ये इक्वेशन कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट से। अभी लिखा है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हम थ्योरेटिकली लिख नहीं पाएंगे। तो जब हम थ्योरेटिकली इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे तो उसका सम कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि जिस इक्वेशन में कंसंट्रेशन का सम करना है वो इक्वेशन एक्सपेरिमेंटल है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। अगला पॉइंट,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एंड इंडिविजुअल निगेटिव भी हो सकता है। टोटल निगेटिव नहीं होगा, इंडिविजुअल निगेटिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल वैल्यू में बी निगेटिव। मतलब जैसे देखो, हो सकता है x की वैल्यू निगेटिव आए मगर टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हो सकता है y की वैल्यू निगेटिव आ जाए मगर सम पॉजिटिव आएगा। तो इंडिविजुअल वैल्यू निगेटिव हो सकती है, टोटल वैल्यू जीरो भी हो सकती है, टोटल वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है। टोटल वैल्यू जीरो भी हो सकती है, टोटल वैल्यू फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मगर टोटल वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू होगी। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, एटसेट्रा। मगर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। बस बेटा इसकी डिफिनीशन खत्म कर दो, फिर बाकी चीजें कल करेंगे, है ना, बाकी चीजें कल करेंगे। बस डिफिनीशन खत्म कर दो, 2 पॉइंट और लिखाने, बस 2 पॉइंट और लिखाने। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है? 3 हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। मिनिमम 0 हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंडिविजुअल में तो निगेटिव भी हो सकता है, इंडिविजुअल में तो निगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, ये दोनों तरह की रिएक्शन के लिए डिफाइन है। मैंने देखो यहां कहीं नहीं लिखा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, तो ये दोनों तरह के रिएक्शन के लिए डिफाइन है। डिफाइन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हर तरह की रिएक्शन के लिए डिफाइन है। जैसे मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए था, ये हर तरह की रिएक्शन के लिए डिफाइन है। ये देखो, हर तरह की रिएक्शन के लिए डिफाइन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्री के लिए डिफाइन है, दोनों तरह के रिएक्शन के लिए डिफाइन है। अब देखो एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में, गौर सुनना, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी आपस में बराबर होते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी आपस में बराबर होते हैं, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल वैल्यू होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। ये ध्यान रखिए, जैसे मान लो, गौर सुनो, यदि कोई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इधर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। आप देखो, मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ना, कोई एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं नहीं, आप रिएक्शन देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना होगा? 3। मगर यदि मैं यही लिख दूं कि ये इक्वेशन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नहीं बता पाएंगे। नॉट कैलकुलेट, रीजन
इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, रिएक्शन देख के थोड़ी बता देंगे, आप कोई डाटा दोगे तब बता पाएंगे, रिएक्शन देख के नहीं बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर कितना आएगा। आप कोई डाटा प्रोवाइड करोगे तब बता पाएंगे, विदाउट डाटा नहीं बता पाएंगे। और जबकि यहां देखो मैंने बिना डाटा के बता दिया, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी है। और वो कितनी होती है किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में? कॉफिशिएंट का सम। तो भाई कॉफिशिएंट का सम कितना है? 3। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 3 है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर हम रिएक्शन देख के बता सकते हैं, मगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर रिएक्शन देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। जब तक किसी तरह की और इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बस रिएक्शन देखी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दिया ना। इतना जादू मुझे नहीं आता है, इतना जादू मुझे नहीं आता है, इतना जादू मुझे नहीं आता है। मुझे साइंस आती है, और साइंस के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? हाँ, अब कल इसी पर और डिटेल पढ़ाएंगे, डिफिनीशन बता दिए, आप इसको रिवाइज करके आइएगा और क्यूएसडी सीट नंबर 2 करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप क्यूएसडी सीट नंबर 2 करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे और इनको समझाएंगे। हाँ, कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, वो बताएगा तभी पता चलेगा। अब A = B लिखा है, अब कैसे पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट्री है कॉम्प्लेक्स? और तुम्हें क्या, हमें नहीं पता चलेगा जब तक भाई बताएगा नहीं। तो भाई बताएगा, भाई जादूगर नहीं है, वो साइंस पढ़ता है और साइंस के क्वेश्चन देता है, तो तुम्हें बताएगा कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। वो कब नहीं बताएगा? जब एग्जाम्पल ऐसा हो, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, E1 रिएक्शन है, तो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि SN1 कॉम्प्लेक्स है, SN2 एलिमेंट्री। मगर कोई ऐसे ही लिख के देगा उल्टी सीधी रिएक्शन A + B = C, तो वो नहीं बताएगा, है ना हम देख के नहीं पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो अभी बताऊंगा, आप परेशान ना हो। आपको जो पढ़ाया है बस उतना बताओ, समझ गए? जितना पढ़ाया है वो सारी चीजें समझ में आ गई ना? आप उसको बस रिवाइज करके आइएगा, क्यूएसडी सीट नंबर 2 करके आइएगा। ठीक है, फिर कल मैं इस पर और डिटेल दूंगा और क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ ठीक है प्रिंस। सर मेरा नाम ले लो, कौन है? आसिफ, आसिफ रजा। आसिफ रजा का कहना है मेरा नाम ले लो। नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है यार आसिफ। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, और क्यूएसडी सीट करके आना भाई प्रभु।